नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसके 300 साल के शासन ने एक नई कहानी लिखी। तो इस पूरे सफर को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी। फिर इसके शुरुआती दो बड़े राजवंशों गुलाम और खिलजी वंश की बात करेंगे। उसके बाद तुगलकों का दौर देखेंगे, उनके उतार चढ़ाव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सल्तनत का अंत कैसे हुआ। ये देखिए, ये है दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइमलाइन। कहानी शुरू होती है गुलाम वंश से, फिर खिलजी, तुगलक और सैयद वंश से होते हुए लोदी वंश पर आकर खत्म होती है। ये 300 साल का सफर है जिसमें सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी कहानी एक जंग से शुरू होती है, तराइन का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत के बाद मोहम्मद घोरी तो वापस अपने वतन लौट गया, लेकिन उसने यहाँ जीते हुए सारे इलाके अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए। और फिर 1206 में जब घोरी की मौत हुई तो ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो नींव तो पड़ गई। अब बात करते हैं पहले दो बड़े और सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों की, गुलाम और खिलजी, जिन्होंने इस सल्तनत को सिर्फ एक मजबूत शुरुआत ही नहीं दी बल्कि अपनी ताकत और नीतियों से इसका विस्तार भी किया। अच्छा, पहले वंश को गुलाम वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है आज़ाद माँ बाप से पैदा हुआ गुलाम। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना, कि ये शासक टेक्निकली गुलाम थे पर उन्होंने एक इतने बड़े साम्राज्य पर राज किया। ऐबक ने सिर्फ सल्तनत ही नहीं बनाई बल्कि दिल्ली को एक नई पहचान भी दी। आज जो हम शानदार कुतुब मीनार देखते हैं ना, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा भी उन्हीं की देन है। लेकिन कई इतिहासकार ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई, क्योंकि एक तो उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जो एक बहुत बड़ा कदम था, और सबसे जरूरी, सल्तनत के अपने सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। यहीं से प्रशासन को एक असली ढांचा मिला। फिर आया बलबन का दौर। वो अपनी सख्ती के लिए जाना जाता था। उसने सुल्तान की ताकत को एकदम एब्सोल्यूट दिखाने के लिए कुछ ईरानी रस्में शुरू की। सिजदा यानी सुल्तान के आगे घुटने टेककर सिर झुकाना, और पैबोस सुल्तान के पैर चूमना। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा दरबार का। अब आते हैं खिलजी वंश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सुल्तान पर, अलाउद्दीन खिलजी। वो एक जबरदस्त एम्बिशन वाला शासक था। एक तरफ तो उसने मंगोलों के खतरनाक हमलों को रोका और दूसरी तरफ अपने जनरल मलिक काफूर के साथ मिलकर सल्तनत को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। और अपनी इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका भी हल निकाला। उसने लैंड रेवेन्यू लगान को 1/3 से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। हाँ, किसानों पर बोझ तो बहुत पड़ा, पर खिलजी को अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए जो फंड्स चाहिए थे वो मिल गए। खिलजियों के बाद आए तुगलक, और इन्होंने सल्तनत पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज किया। ये एक ऐसा वंश था जिसके सपने बहुत बड़े थे और नाकामियां भी उतनी ही बड़ी। तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा एक बड़ा मशहूर किस्सा है। जब वो एक अभियान से लौट रहे थे तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उनके लिए कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी वही, सुल्तान कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। इस वंश के सबसे ज्यादा चर्चित सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ लोग तो उन्हें पागल सुल्तान भी कहते हैं। चलिए उनके 5 मशहूर या कहें बदनाम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहला, दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, और वो भी ठीक तब जब वहां अकाल पड़ा था। जाहिर है विद्रोह हो गया। फिर पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली से उठाकर देवगिरी ले गए। लोगों को कितनी मुश्किल हुई होगी। तीसरा, टोकन करेंसी चलाई, जो इतनी बुरी तरह फेल हुई कि लोगों ने घर पर ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और आखिर में खुरासान और कराचिल के लिए बड़े बड़े मिलिट्री प्लान्स बनाए जो कभी पूरे ही नहीं हुए। आइडियाज शायद अच्छे थे पर एग्जीक्यूशन एकदम डिजास्ट्रस। उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। इनका दौर कुछ कंट्रोवर्शियल फैसलों के लिए याद किया जाता है।
इन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर जैसे बड़े मंदिरों को तोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ गुलामों की भलाई के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया। तुगलकों के बाद सल्तनत की चमक फीकी पड़ने लगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये विशाल साम्राज्य कमजोर होता गया और एक नए दौर की आहट सुनाई देने लगी। अगला वंश था सैयद वंश। इनका राज बहुत थोड़े समय के लिए था। इसे खिज्र खां ने शुरू किया था और इनके बारे में जो कुछ भी पता है वो ज्यादातर तारीख-ए-मुबारक शाही नाम की किताब से ही मालूम चलता है। और फिर आते हैं लोदी, दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक। इनकी एक बात बहुत खास थी, ये सल्तनत के पहले अफगान शासक थे। इसकी नींव रखी थी बहलोल लोदी ने। और फिर आया साल 1526, आखिरी मुकाबला। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सल्तनत बिखरी हुई और कमजोर थी, और दूसरी तरफ बाबर, एक नया हमलावर जिसके पास थी बेहतर मिलिट्री टैक्टिक्स और सबसे बड़ी बात, तोपें। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया और ये बात इतिहास में दर्ज हो गई। वो दिल्ली सल्तनत का पहला और अकेला ऐसा सुल्तान था जो जंग के मैदान में मरा, और उसी के साथ सल्तनत का सूरज भी डूब गया। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म तो हो गई, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उसका असर वाकई कभी खत्म हुआ? सल्तनत ने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर और कल्चर की जो विरासत छोड़ी, असल में वही आने वाले मुगल साम्राज्य की नींव बनी। तो क्या ये एक अंत था या फिर एक नई और उससे भी बड़ी कहानी की शुरुआत?